अनुच्छेद 42 तक तो हो गया था ना आपका, ये ठीक चल रहा है, दिख रहा है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 ये बोलता है सभी कर्मकारकों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर सभी कर्मकारकों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर सामाजिक और अवसर, मतलब सभी कर्मकारकों यानी सभी जो काम करने वाले लोगों के लिए निर्वाह मजदूरी मिले उनको, शिष्ट जीवन स्तर मतलब ऐसा काम हो कि उनका जीवन स्तर भी अच्छा रहे, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी मिले उनको, ठीक है, अपनी संस्कृति को बनाए रखे, समाज में अपने रह सके, ऐसा ऐसा नहीं कि काम ही काम करने 24 घंटा, ठीक। तो क्या बोलता है, सभी कर्मकारकों के लिए निर्वाह मजदूरी और तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, क्या कहता है अनुच्छेद 43, सभी कर्मकारकों को निर्वाह मजदूरी मिले, उनका शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का, इससे क्या होगा, सभी लोगों के पास काम आएगा। अनुच्छेद 43 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया उद्योग या उद्योगों में प्रबंधन में भूमिका, मतलब कर्मकारकों को जो उसका प्रबंधन है उद्योगों का, ऐसा ही नहीं वो काम करे चले जाए, उनकी भी भागीदारी हो उसमें, ठीक है, कि वो अपना निर्णय खुद कर सके, ऐसा ना हो जो मालिक है वो उनसे ऐसा काम कराता रहे और उनको अवसर ही ना मिले, ठीक है, उनको अपनी बात रखने का कम मौका मिलेगा, उनको क्या परेशानी है, अगर उनका प्रबंधन में भूमिका होगी तो वो अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने लिए कुछ काम भी करा सकते हैं, तो उसके लिए 43A जोड़ा गया। कब, 1976 में, तो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारकों की भूमिका। फिर 43,
43 बी कब जोड़ा गया? इसमें क्या कहा गया? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, मतलब अपनी इच्छा से गठन कर सकें, उनका प्रबंधन कर सकें और संचालन कर सकें। ठीक है, और इसको 92 संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, समझ आ गया? अब इसके मंत्री कौन है? सहकारिता विभाग के अमित शाह, पहले मंत्री। हो गया, समझ आ गए? पहले क्या है? 43 में सभी कर्मकारकों के लिए निर्वाह मजदूरी मिले, शिष्ट जीवन स्तर मिले, उनको सामाजिक और ऐसे तोड़ तोड़ के याद करो, किसके लिए? सभी क्या हो? निर्वाह मजदूरी, ये समझ आ गया? पहला वर्ड क्या होगा? निर्वाह मजदूरी। दूसरा शिष्ट जीवन स्तर, ऐसे तोड़ तोड़ के याद करोगे तो याद रहेगा। निर्वाह मजदूरी होगा, शिष्ट जीवन स्तर। फिर क्या होगा? तथा सामाजिक और सांस्कृतिक क्या हो गए? अवसर। अब बिना देखे बताओ क्या हो गया? कर्म कारकों के लिए, किसके लिए? ठीक है, क्लियर हो गया? फिर इसके ए में क्या है? उद्योग धंधा कर्म कारकों की प्रबंधन में भूमिका। ठीक है, जो भी काम करने वाले लोग होंगे इनका शिष्ट जीवन स्तर मजदूरी हो गया। ये क्या है? समाजवादी, समाजवादी विचारधारा। क्या? कि सभी को जो उद्योग धंधे हैं उनके मैनेजमेंट में, प्रबंधन में भी उनको भूमिका मिली। ठीक है, अगर वो ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे तो क्या अपनी बात रख पाएंगे? नीचे वाले लोग, और जब वो अपनी बात रख पाएंगे तो उसमें से कुछ मानी भी जाएंगे, उसको विचार होगा, तो उनके लिए अच्छा माहौल बनेगा वहां पे। ठीक है, नहीं काम करने का। फिर 43 बी ये क्या कहता है? सहकारी समितियों का गठन, प्रबंधन और संचालन। ठीक है, ये है गांधीवादी विचार। अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इसका क्या मतलब हुआ? भारत के सभी नागरिकों के लिए समान समान सिविल संहिता का मतलब सभी के लिए एक कानून। ठीक है, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना। कुछ जनजातियों के लिए अलग कानून है, जैसे मुस्लिमों के लिए 4 शादी अलाउ है, हिंदुओं के लिए एक। तो सबके लिए समान सिविल संहिता, ये कौन कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 45 कहता है सभी बालकों के लिए निःशुल्क
और अनिवार्य है। सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसे मूल अधिकार कब बनाया गया? इसको मूल अधिकार में जोड़ा था ना हमने, कब जोड़ा था? बताओ, सोचिए। ये तो पढ़ा दिया हमने। 2002 में संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 22वां। 73 हो गया 1992 में, तो उससे ज्यादा ही होगा ना। 86वां संविधान संशोधन। ठीक। फिर इसके लिए अधिनियम कब आया? अब याद रहेगा? नहीं रहेगा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। तथा स्वास्थ्य का सुधार करना। ये क्या कहता है? 47वां पोषाहार और जीवन स्तर। दो चीजों की, पोषाहार और जीवन स्तर। पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा स्वास्थ्य में सुधार करना। ये कहता है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं। और क्या कहता है? स्वास्थ्य में ये कैसे करेंगे? स्वास्थ्य नशीली दवाओं
ड्रग्स हो गया जैसे, है ना, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय, औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। ये कहता है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है। स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा? जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जितनी भी नशीली दवाएं हैं, मदिरा, शराब, ड्रग्स का औषधीय प्रयोजन, मतलब जहां भी दवाओं में इस्तेमाल होता हो उससे भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। जितना ड्रग्स का प्रयोग दवाओं में होगा उतने के लिए तो ठीक है। अब एल्कोहल का इस्तेमाल खांसी की दवाई में भी होता है, ठीक है, और बाकी ये जो पेन किलर बनते हैं उनमें ड्रग्स का उपयोग होता है। उसके अलावा जो इनका उपयोग है, जो नशे के लिए उपयोग है, उनको उन पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये समझ आ गया। 44 में था सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए भारत में एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, जो अभी सभी के लिए अलग अलग है। जैसे मुसलमानों को की लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, हिंदुओं में मिलता है, ठीक। और 45 का कहता है सभी बालकों को निःशुल्क विधिक व निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2009 में एक्ट आया, 2010 से लागू हुआ। 46 क्या कहता है? छियालीस संबंधित हो गया समाज के कमजोर वर्गों को, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करना। 47 ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? सैतालीस हो गए ना? अड़तालीस कहता है कृषि और पशु, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक है, मतलब कृषि को प्रणाली से करना, मतलब पुरानी प्रणाली को छोड़ के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से करना। जैसे मशीनों को भी हो गया, पहले बैलों से खेती होती थी ना, अभी क्या मशीनों से हो गया। अभी पहले पहले इतनी खाद थोड़ी गिरती थी, दवाइयाँ थोड़ी डलती थी इतनी, अभी दवाइयाँ डलने लगी। अभी सॉइल टेस्टिंग होने लगी, मिट्टी की भूमि में किस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी है उसी को डाल देना। फालतू की खाद डालने से क्या फायदा? अगर मिट्टी में पोटास की कमी है तो हम पोटास ही डालेंगे, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यही डालेंगे, बाकी सारी डालने से क्या फायदा? तो वैज्ञानिक पद्धति को कृषि और पशुपालन में अपनाना। और क्या ये कहता है? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना तथा वन और
वन्य वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, मतलब उसको सुरक्षित रखना और उसको संवर्धन मतलब बढ़ाना और अच्छा करना उसको, और वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये किसमें? 48 में। क्या हो गया? आ गया कुछ? मतलब कृषि पर्यावरण से जुड़ी बातें किसमें है? 48 में। पहले क्या? कृषि और पशुपालन, उसी के साथ जोड़ दो दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, जो भी जितने भी दूध देने वाली पशु हैं उनकी बलि पर रोक, और उनकी अच्छी नस्लों का संवर्धन करना, उनकी अच्छी नस्लों को बढ़ाना। फिर क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य, ठीक है, वन्य जीव और पशु दोनों आ गए। किससे? पशु, पर्यावरण और कृषि से जुड़ा हुआ आर्टिकल 48। राष्ट्रीय महत्व स्थान वस्तु का संरक्षण, ठीक है। 49 क्या हो गया? राष्ट्र महत्व के लिए घोषित किए गए स्मारकों का आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है। न्यायपालिका में हमारी जुडिशरी आ गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये होती है ना कार्यपालिका में। मंत्रिपरिषद किसमें होती है? कार्यपालिका में। तो दोनों का पृथक्करण करना, जिसका जहां काम है वहीं निर्णय दे। ये इनके मामले में न टांग रहा है और ये इनके मामले में न टांग रहा है, तो क्या बोलता है? दोनों का पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है ना। मान लिया कोई नियम इन्होंने बनाया संसद में और ये आगे इस पर रोक लगा दे, कैसे? तो नहीं चलेगा। या इन्होंने कोई निर्णय दिया, उसे आगे बदल दे, ठीक है ना। तो दोनों का पृथक्करण किसमें कहा गया है?
50 में। 48 में क्या हो गया? कृषि पशुपालन। दूसरा, दुधारू नस्लों की बलि दुधारी पशुओं की बलि पर रोक हो गया और उनका संवर्धन करना। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना और वन और वन्य जीव की रक्षा करना। ये हो गया 48वां। 49वां, जितने भी स्मारक हैं राष्ट्र के, जितने भी स्मारक घोषित हैं, वस्तुएं, स्थान है, उनका संरक्षण करना। 50वां, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण। इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, इतना भी, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। ठीक है। अनुच्छेद 51। इक्यावनवा, 51वां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। केटी शाह ने क्या कहा? केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि ये ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार दे है। मतलब अगर बैंक के पास आपने चेक लगा दिया, अगर बैंक के पास पैसा है तो आपको पैसा देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है। केटी शाह ने क्या कहा कि ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार, अगर बैंकों के पास पैसा है तो देगा, नहीं है तो कर देगा। मेरे पास तो नहीं है, क्या करूं, नहीं दे सकता। तो हमारे डीपीएसपी भी तो ऐसे ही है, अगर राज्य के पास संसाधन है तो देगा, और नहीं है तो आप मांगने लगो कि मेरे को शिक्षा का अधिकार दो, और नहीं है संसाधन तो नहीं देगा। ठीक है। ये किसने कहा? अंबेडकर। अंबेडकर ने कहा इनकी बाध्यता पर, बाध्यता का बल नहीं है।
समझे क्या हुआ इसका मतलब? मतलब ये बाध्य नहीं है देने, जितने भी हमारे डीपीएसपी हैं, नीति निदेशक तत्व, ये बाध्यता नहीं, मतलब इन्हें देना है ऐसे बाध्य नहीं राज्य कि इनको मुझे देना ही देना है, तो इनकी बाध्यता पर बल नहीं है, राज्य को कोई प्रेशर नहीं है कि देने दे, ठीक है। लेकिन इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर आपके पास संसाधन है तो आपको इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर नहीं संसाधन है तो बाध्यता भी नहीं है, अगर नहीं है तो आपके पास कहां से दोगे? पहले आपके संसाधन डेवलप करने पड़ेंगे, और जब संसाधन आपके पास हो जाएंगे तो फिर इनकी आप उपेक्षा भी नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। केटी शाह ने क्या, ओटीटी का कृष्णमाचारी ने क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। मतलब हमारी भावना चाहती है कि हमारा राष्ट्र राज्य ऐसा हो, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है तो इधर उठा के डाल दिया, पड़े रहेंगे जब तक पड़े, नहीं है तो हाँ कूड़ाघर ही होगा भावनाओं का। जो हमारी भावनाएं थी कि हमारा राज्य ऐसा बने, लेकिन बन नहीं पा रहा, तो उठा के इधर डाल दिया, नीति निर्देशक तत्वों में पड़ा है। कभी होगा तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा ये स्थायी कूड़ाघर है। कर्मकांडी आकांक्षा किसने कहा? केसी वेयर ने कहा